5. वनस्पति विज्ञान बॉटनी। विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों तथा उनके क्रियाकलापों के अध्ययन को वनस्पति विज्ञान बॉटनी कहते हैं। थियोफ्रेस्ट को वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। 1. पादपों का वर्गीकरण। एक्लर ने 1883 ईस्वी में वनस्पति जगत का वर्गीकरण निम्न रूप से किया है। अपुष्पोद्भिद पौधा क्राइप्टोगैमस। इसे वर्ग के पौधों में पुष्प तथा बीज नहीं होता है। इन्हें निम्न समूह में बांटा गया। थैलोफाइटा। यह वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह है। इस समूह के पौधों का शरीर सुकाए थैलस होता है, अर्थात पौधे जड़, तना एवं पत्ती आदि में विभक्त नहीं होते। इसमें संवहन उत्तक नहीं होता है। शैवाल एल्गी। शैवालों के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहते हैं। शैवाल प्राय पर्णहरित युक्त, संवहन उत्तक रहित, आत्मपोषी, ऑटोट्रॉफिक होते हैं। इनका शरीर सुकाय सदृश होता है। लाभदायक शैवाल। 1. भोजन के रूप में फोरफायरा, अल्बा, सरगासन, लेमिनेरिया, नॉस्टॉक आदि। 2. आयोडीन बनाने में लेमिनेरिया, फ्यूकस, एक्लोनिया आदि। 3. खाद के रूप में नॉस्टॉक, अनाबीना, कैल्प आदि। 4. औषधियां बनाने में कैलोरेला से कैलोरेलिन नामक प्रतिजैविक एवं लेमिनेरिया से टिंचर आयोडीन बनाई जाती है। 5. अनुसंधान कार्यों में कैलोरेला, एसिटेबुलेरिया, बेलोनिया आदि। नोट: क्लोरेला नामक शैवाल को अंतरिक्ष यान के कैबिन के होज में उगाकर अंतरिक्ष यात्री को प्रोटीन युक्त भोजन, जल और ऑक्सीजन प्राप्त हो सकते हैं। कवक फंगी। इसके अध्ययन को कवक विज्ञान माइकोलॉजी कहा जाता है। कवक पर्णहरित रहित, संकेंद्रीय, संवहन उत्तक रहित थैलोफाइट है। कवक में संचित भोजन ग्लाइकोजन के रूप में रहता है। इनकी कोशिका भित्ति काइटिन की बनी है। पेज 381। कवक पौधों में गंभीर रोग उत्पन्न करते हैं। सबसे अधिक हानि रस्ट और स्मट से होती है। पौधों में कवक के द्वारा होने वाला प्रमुख रोग निम्न है: सरसों का सफेद रस्ट, व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर, गेहूं का ढीला स्मट, लूज स्मट ऑफ व्हीट, गेहूं का किट्टू रोग, रस्ट ऑफ व्हीट, आलू की अंगमारी, ब्लाइट ऑफ पोटैटो, गन्ने का काल अपक्षय, रेड रॉट ऑफ शुगर केन, मूंगफली का टिक्का रोग, टिक्का डिजीजेज ऑफ ग्राउंडनट, आलू का मस्सा रोग, वाट डिजीजेज ऑफ पोटैटो, धान की भूरी अर्ज चित्ती, ब्राउन लीफ स्पॉट ऑफ राइस, आलू की पछेला अंगमारी, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, प्रांकुरों का डंपिंग रोग, डंपिंग ऑफ सीडलिंग्स। जीवाणु बैक्टीरिया। इसकी खोज 1683 ईस्वी में हॉलैंड के एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने की। जीवाणु विज्ञान का पिता ल्यूवेनहॉक को कहा जाता है। एहरेनबर्ग ने सन 1829 ईस्वी में इन्हें जीवाणु नाम दिया। 1843 से 1910 ईस्वी में रॉबर्ट कोच ने कॉलेरा तथा तपेदिक के जीवाणुओं की खोज की तथा रोग का जन्म सिद्धांत बताया। 1812 से 1892 ईस्वी लुई पास्चर ने रेबीज का टीका, दूध के पाश्चराइजेशन की खोज की। आकृति के आधार पर जीवाणु कई प्रकार के होते हैं। 1. छड़ाकार या बैसिलस, यह छड़नुमा या बेलनाकार होता है। 2. गोलाकार या कोकस, ये गोलाकार एवं सबसे छोटे जीवाणु होते हैं। 3. कोमा आकार या विब्रियो, अंग्रेजी के चिन्ह कोमा के आकार के, उदाहरण विब्रियो, कॉलेरी आदि। 4. सर्पिलाकार स्पाइरलम, स्प्रिंग या स्क्रू के आकार के। एस्टोबैक्टर, एजोस्पाइरलिम तथा क्लोस्ट्रीडियम जीवाणु की कुछ जातियां स्वतंत्र रूप से मिट्टी में निवास करती हैं। वह मिट्टी के कणों के बीच स्थित वायु के नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करती हैं। पेज 382। एनाबीना तथा नॉस्टॉक नामक साइनोबैक्टीरिया वायुमंडल की N2 का स्थिरीकरण करते हैं। राइजोबियम तथा ब्रेडिराइजोबियम इत्यादि जीवाणु की जातियां लेगुमिनोसी मटर कुल के पौधे की जड़ों में रहती हैं और वायुमंडलीय N2 का स्थिरीकरण करती हैं। दूध को अधिक दिनों तक सुरक्षित रखने के लिए इसका पाश्चीकरण
करते हैं। इसमें दो विधियां होती हैं। एक, लो टेम्परेचर होल्डिंग मेथड, दूध को 62.8 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट तक गर्म करते हैं। दो, हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम मेथड, दूध को 71.7 डिग्री सेल्सियस पर 15 सेकंड तक गर्म करते हैं। चर्म उद्योग में चमड़े से वालों और वसा हटाने का कार्य जीवाणुओं के द्वारा होता है। इसे चमड़ा कमाना, टैनिंग कहते हैं। आचार, मुरब्बे, शरबत को शक्कर की गाढ़ी चाशनी में या अधिक नमक में रखते हैं ताकि जीवाणुओं का संक्रमण होते ही जीवाणुओं का जीव द्रव्य कुंचन प्लाज्मोलाइसिस हो जाता है तथा जीवाणु नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए आचार, मुरब्बे बहुत अधिक दिनों तक खराब नहीं होते। शीत संग्रहागार, कोल्ड स्टोरेज में न्यूनतम ताप -10 डिग्री सेल्सियस से -18 डिग्री सेल्सियस पर सामग्री का संचय करते हैं। ब्रायोफाइटा, यह सबसे सरल स्थलीय पौधों का समूह है। इस प्रभाग में लगभग 25,000 जातियां सम्मिलित की जाती हैं। इसमें संवहन उत्तक अर्थात जाइलम एवं फ्लोएम का पूर्णतः अभाव होता है। इस समुदाय को वनस्पति जगत का एम्फीबिया वर्ग भी कहा जाता है। इस समुदाय के पौधे मृदा अपरदन को रोकने में सहायता प्रदान करते हैं। स्फेगनम नामक मॉस अपने स्वयं के भार से 18 गुना अधिक पानी सोखने की क्षमता रखता है। इसीलिए माली इसका उपयोग पौधों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते समय सूखने से बचाने के लिए करते हैं। स्फेगनम मॉस का प्रयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। स्फेगनम मॉस का प्रयोग एंटीसेप्टिक के रूप में भी किया जाता है। टेरिडोफाइटा, इस समूह के पौधे नमी छायादार स्थानों, जंगलों एवं पहाड़ों पर अधिकता से पाए जाते हैं। पौधे का शरीर जड़, तना, शाखा एवं पत्तियों में विभेदित रहता है। तना साधारण राइजोम के रूप में रहता है। पौधे बीजाणु जनक होते हैं और जनन की क्रिया बीजाणु के द्वारा होती है। इस समुदाय के पौधों में संवहन उत्तक पूर्ण विकसित होते हैं, परंतु जाइलम में वेसेल्स एवं फ्लोएम में सहकोशाएं नहीं होती हैं। पुष्पोद्भिद या फूल वाला पौधा, फेनेरोगैमस, इस समूह के पौधे पूर्ण विकसित होते हैं। इस समूह के सभी पौधों में फूल, फल तथा बीज होते हैं। इस समूह के पौधों को दो उप समूहों में बांट सकते हैं, नग्न बीजी जिम्नोस्पर्म व आवृत बीजी एंजियोस्पर्म। पेज 383। नग्न बीजी जिम्नोस्पर्म, इनके पौधे वृक्ष, झाड़ी या आरोही के रूप में होते हैं। पौधे काष्ठकीय, बहुवर्षीय और लंबे होते हैं। इनकी मूसला जड़ें पूर्ण विकसित होती हैं। परागण की क्रिया वायु द्वारा होती है। ये मरुद्भिद जायरोफाइटिक होते हैं। वनस्पति जगत का सबसे ऊंचा पौधा सिकोया सेम्परविरेंस इसी के अंतर्गत आता है। इसकी ऊंचाई 120 मीटर है। इसे कोस्ट रेडबुक ऑफ कैलिफोर्निया भी कहते हैं। सबसे छोटा अनावृत बीजी पौधा जैमिया पिग्मिया है। जीवित जीवाश्म साइकस, जिंगो बाइलोवा व मेटासिकोया है। जिंगो बाइलोवा को मैडन हेयर ट्री भी कहते हैं। साइकस के बीजांड तथा एवं नर युग्मक पादप जगत में सबसे बड़े होते हैं। पाइनस के परागणक कण इतनी तादाद में होते हैं कि पीले बादल सल्फर शॉवर्स बन जाते हैं। जिम्नोस्पर्म का आर्थिक महत्व, एक, भोजन के रूप में साइकस के तनों से मंड निकालकर खाने वाला साबूदाना बनाया जाता है, इसीलिए साइकस को सागो पाम कहते हैं। दो, लकड़ी, चीड़, पाइन, सिकोया, देवदार, स्प्रूस आदि की लकड़ी से फर्नीचर बनते हैं। तीन, वाष्पीय तेल, चीड़ के पेड़ से तारपीन का तेल, देवदार की लकड़ी से सेड्रस तेल तथा जूनिपेरस की लकड़ी से सेडकास्ट तेल मिलता है। चार, टैनिन, चमड़ा बनाने तथा स्याही बनाने में काम आता है। पांच, रेजिन, कुछ शंकु पौधों से रेजिन निकाला जाता है जिसका प्रयोग वार्निश, पॉलिश, पेंट आदि बनाने में होता है। आवृत बीजी एंजियोस्पर्म, इस उपसमूह के पौधों में बीज फल के अंदर होते हैं। इनके पौधों में जड़, पत्ती, फूल, फल एवं बीज सभी पूर्ण विकसित होते हैं। इस उपसमूह के पौधों में बीज पत्र होते हैं। बीज पत्रों की संख्या के आधार पर पौधों को दो वर्गों में विभाजित किया गया है। एक बीजपत्री पौधे, दो द्विबीजपत्री पौधे। एक बीजपत्री पौधे
उन पौधों को कहते हैं जिनके बीज में सिर्फ एक बीज पत्र होता है। इनके कुल का नाम एवं प्रमुख पौधों का नाम निम्न सारणी में दी गई है। कुल का नाम: 1. लिलिएसी, प्रमुख पौधों का नाम लहसुन, प्याज। 2. पाल्मी, सुपारी, ताड़, नारियल, खजूर। 3. ग्रेमिनेसी, गेहूं, मक्का, बांस, गन्ना, चावल, ज्वार, बाजरा, जौ, जई आदि। पेज 384। द्विबीजपत्री पौधे। इस वर्ग में वह पौधे आते हैं जिनके पौधों के बीजों में 2 पत्र होते हैं। इनके कुल का नाम एवं प्रमुख पौधों का नाम निम्न सारणी में दी गई है। कुल का नाम: 1. क्रूसीफेरी, प्रमुख पौधों का नाम मूली, शलजम, सरसों। 2. मालवेसी, कपास, भिंडी, गुड़हल। 3. लेगमिनोसी, बबूल, छुई-मुई, कत्था, गुलमोहर, अशोक, कचनार, इमली तथा सभी दलहन फसल। 4. कंपोजिट, सूरजमुखी, भृंगराज, गेंदा, कुसुम, सलाद, डहेलिया आदि। 5. रुटेसी, नींबू, चकोतरा, संतरा, मुसम्मी, बेल, कत्ता, कामिनी। 6. कुकुरबिटेसी, तरबूज, खरबूजा, टिंडा, कद्दू, लौकी, जीरा, ककड़ी, परवल, चिचिंडा, करेला। 7. सोलेनेसी, आलू, मिर्च, बैंगन, मकोए, धतूरा, बेलाडोना, टमाटर आदि। 8. रोजेसी, स्ट्रॉबेरी, सेब, बादाम, नाशपाती। 2. पादप आकारिकी, प्लांट मॉर्फोलॉजी। आकारिकी, मॉर्फोलॉजी, विभिन्न पादप भागों जैसे जड़, तना, पत्ती, पुष्प, फल आदि के रूपों तथा गुणों के अध्ययन को आकारिकी कहती हैं। जड़, रूट, जड़ पौधों का अवरोही भाग है जो मूलांकुर से विकसित होता है। जड़ सदैव प्रकाश से दूर भूमि में वृद्धि करती है। जड़ 2 प्रकार की होती हैं: 1. मूसला जड़, टैपरूट तथा 2. अपस्थानिक जड़, एडवेंटिटियस रूट। तना, स्टेम, यह पौधे का वह भाग है जो प्रकाश की ओर वृद्धि करता है। यह प्रांकुर से विकसित होता है। यह पौधे का प्रवाह तंत्र बनता है। पत्ती, लीफ, यह हरे रंग की होती है। इसका मुख्य कार्य प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा भोजन बनाना है। पुष्प, फ्लावर, यह पौधे का जनन अंग है। पुष्प में बाह्य दलपुंज, पुमंज और जायांग पाए जाते हैं। इनमें से पुमंग नर जननांग तथा जायांग मादा जननांग है। पेज 385। पुमंग, पुमंग में एक या एक से अधिक पुंकेसर स्टैमेन्स होते हैं। पुंकेसर में परागकण पॉलन ग्रेन्स पाए जाते हैं। जायांग, इसमें अंडप होते हैं। अंडप के 3 भाग होते हैं: अंडाशय, ओवरी, वृत्तिका स्टाइल एवं वतिकाग्र स्टिग्मा। परागण, पॉलिनेशन, परागकोश एंथर से निकलकर अंडप के वर्तिकाग्र पर पराग कणों के पहुंचने की क्रिया को परागण कहते हैं। परागण 2 प्रकार से होते हैं: 1. स्वयं परागण, सेल्फ पॉलिनेशन। 2. पर परागण, क्रॉस पॉलिनेशन। निषेचन, फर्टिलाइजेशन, पराग नली बीजांड में प्रवेश करके बीजांड काय को भेदती हुई भ्रूण कोश तक पहुंचती है और पराग गणों को वहां छोड़ देती है। इसके बाद एक नर युग्मक एक अंड कोशिका से संयोजन करता है। इसे निषेचन कहते हैं। निषेचित अंड युग्मनज जाइगोट कहलाता है। आवृत बीजी एंजियोस्पर्म में निषेचन त्रिक संलयन ट्रिपल फ्यूजन, जबकि अन्य वर्ग के पौधों में द्विसंलयन डबल फ्यूजन होता है। अनिषेचक फलन, पार्थेनोकार्पी, कुछ पौधों में बिना निषेचन हुए ही अंडाशय से फल बन जाता है। इस प्रकार बिना निषेचन हुए फल के विकास को अनिषेक फलन कहते हैं। साधारणतया इस प्रकार के फल बीज रहित होते हैं, जैसे केला, पपीता, नारंगी, अंगूर एवं अनानास आदि। फल का निर्माण, फल का निर्माण अंडाशय से होता है। संपूर्ण फलों को 3 भागों में विकसित किया गया है: 1. सरल फल जैसे अमरूद, केला आदि। 2. पुंज फल, एग्रीगेट फ्रूट जैसे स्ट्रॉबेरी, रसभरी। 3. संग्रथिक फल, कंपोजिट फ्रूट, कटहल, शहतूत आदि। कुछ फलों के निर्माण को बाह्य दलपुंज या पुष्पासन आदि भाग लेते हैं। ऐसे फलों को असत्य फल, फॉल्स फ्रूट कहते हैं, जैसे सेब, कटहल आदि।
कुछ फल एवं उसके खाने योग्य भाग। फल सेब खाने योग्य भाग पुष्पासन, नाशपाती पुष्पासन, आम मध्य फल भित्ति, अमरूद फल भित्ति बीजांडसन, अंगूर फल भित्ति बीजांडसन, पपीता मध्य फल भित्ति, नारियल भ्रूणपोष, टमाटर फल भित्ति एवं बीजांडसन, केला मध्य एवं अंतः भित्ति, गेहूं भ्रूणपोष एवं भ्रूण, काजू पुष्पवृंत बीजपत्र, लीची एरिल, चना बीजपत्र एवं भ्रूण, मूंगफली बीजपत्र एवं भ्रूण, शहतूत रसीले परिदल पुंज, कटहल परिदल पुंज एवं बीज, अनानास परिदल पुंज, नारंगी जूसी हेयर। पेज 386। 3 पादप उत्तक प्लांट टिश्यू। उत्तक टिश्यू समान उत्पत्ति संरचना एवं कार्यों वाली कोशिकाओं के समूह को उत्तक टिश्यू कहते हैं। विभज्योतिकी उत्तक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पौधे के वर्धी क्षेत्रों ग्रोइंग रीजन्स को विभज्योतक मेरिस्टेम कहते हैं। इनमें से बनी संतति कोशिकाएं वृद्धि करके पौधे के विभिन्न अंगों का निर्माण करती हैं। यह प्रक्रिया पौधे के जीवन पर्यंत चलती है। विभज्योतिकी उत्तक के विशिष्ट लक्षण निम्न हैं। 1. ये गोल अंडाकार या बहुभुजाकार होती हैं। 2. इनकी भित्तियां पतली तथा एक सार होमोजीनियस होती हैं। 3. जीव द्रव्य सघन केंद्रक बड़े तथा रसधानी छोटी होती है। 4. कोशिकाओं के बीच अंतर कोशिकीय स्थानों का भाव होता है। शीर्षस्थ अभिज्योतक एपिकल मेरिस्टेम्स यह उत्तक जड़ों अथवा तनों के शीर्षों पर पाए जाते हैं तथा पौधे की प्राथमिक वृद्धि विशेषकर लंबाई में इन्हीं के कारण होती है। पार्श्व विभज्योतक लेटरल मेरिस्टेम्स इनमें विभाजन होने से जड़ तथा तने के घेरे गिर्थ में वृद्धि होती है, अर्थात इससे तना एवं जड़ की मोटाई में वृद्धि होती है। अंतर्वेशी विभज्योतक इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स यह वास्तव में शीर्षस्थ विभज्योतक का विशेष है जो बीच में स्थायी उत्तकों के आ जाने से अलग हो गए हैं। इनकी क्रियाशीलता से भी पौधा लंबाई में वृद्धि करता है। इसकी महत्ता वैसे पौधे के लिए है जिनका शीर्षाग्र को शाकाहारी जानवर खा जाते हैं। शीर्षाग्र खा लिए जाने पर ये पौधे अंतर्वेशी विभज्योतक की सहायता से ही वृद्धि करते हैं, जैसे घास। स्थायी उत्तक परमानेंट टिश्यू स्थायी उत्तक उन परिपक्व कोशिकाओं के बने होते हैं जो विभाजन की क्षमता खो चुके हैं तथा विभिन्न कार्यों को करने के लिए विभेदित हो चुकी है। ये कोशिकाएं मृत अथवा जीवित हो सकती हैं। सरल उत्तक सिंपल टिश्यू यदि स्थायी उत्तक एक ही प्रकार की कोशिकाओं के बने होते हैं तो इन्हें सरल उत्तक सिंपल टिश्यू कहते हैं। जटिल उत्तक कॉम्प्लेक्स टिश्यू यदि स्थायी उत्तक एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं के बने होते हैं तो इन्हें जटिल उत्तक कहते हैं। पेज 387 जाइलम इसे प्राय कास्ट वुड भी कह देते हैं। यह संवहनी उत्तक है। इसके दो मुख्य कार्य हैं। 1. जल एवं खनिज लवणों का संवहन एवं 2. यांत्रिक दृढ़ता प्रदान करना। पौधे की आयु की गणना जाइलम उत्तक के वार्षिक वलय को गिनकर की ही जाती है। पौधे की आयु के निर्धारण की यह विधि डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहलाती है। फ्लोएम यह भी एक संवहन उत्तक है। इसका मुख्य कार्य पत्तियों द्वारा बनाए गए भोजन के पौधे के अन्य भागों में पहुंचाना है। 4. प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस पौधों में जल प्रकाश पर्णहरित तथा कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट के निर्माण को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश। स्थलीय पौधे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं जबकि जलीय पौधे जल में घुली हुई कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। पत्ती की कोशिकाओं में जल शिरा से परासरण ऑस्मोसिस द्वारा एवं CO2 वायुमंडल से विसरण डिफ्यूजन द्वारा जाता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक जल पौधों की जड़ों के द्वारा अवशोषित किया जाता है एवं प्रकाश संश्लेषण के दौरान निकलने वाला ऑक्सीजन इसी जल के अपघटन से प्राप्त होता है। क्लोरोफिल पत्तियों में हरे रंग का वर्णक है। इसके 4 घटक हैं क्लोरोफिल A, क्लोरोफिल B, कैरोटीन तथा ज़ैंथोफिल। इनमें क्लोरोफिल A एवं B हरे रंग का होता है और ऊर्जा स्थानांतरित करता है। यह प्रकाश संश्लेषण का केंद्र होता है। क्लोरोफिल के केंद्र में मैग्नीशियम का एक परमाणु होता है।
क्लोरोफिल प्रकाश में बैंगनी, नीला तथा लाल रंग को ग्रहण करता है। प्रकाश संश्लेषण की दर लाल रंग के प्रकाश में सबसे अधिक एवं बैंगनी रंग के प्रकाश में सबसे कम होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया एक उपचयन, ऑक्सीडेशन, अपचयन, रिडक्शन की अभिक्रिया है। इसमें जल का उपचयन ऑक्सीजन के बनने में तथा कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन ग्लूकोज के निर्माण में होता है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया की दो अवस्थाएं होती हैं। एक, प्रकाश रासायनिक क्रिया, फोटोकेमिकल रिएक्शन। दो, रासायनिक प्रकाशहीन क्रिया, डार्क केमिकल रिएक्शन। एक, प्रकाश रासायनिक क्रिया। यह क्रिया क्लोरोफिल के ग्रेना भाग में संपन्न होती है। इसे हिल क्रिया, हिल रिएक्शन भी कहते हैं। इस प्रक्रिया में जल का अपघटन होकर हाइड्रोजन आयन तथा इलेक्ट्रॉन बनता है। जल के अपघटन के लिए ऊर्जा प्रकाश से मिलती है। इस प्रक्रिया के अंत में ऊर्जा के रूप में एटीपी तथा NADPH निकलता है, जो रासायनिक प्रकाशहीन प्रतिक्रिया संचालित करने में मदद करता है। दो, रासायनिक प्रकाशहीन प्रतिक्रिया। यह क्रिया क्लोरोफिल से स्ट्रोमा में होती है। इस क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन होकर शर्करा स्टार्च बनता है। पेज 388। 5. पादप हार्मोन, प्लांट हार्मोन्स। पौधों में निम्न प्रकार के हार्मोन्स पाए जाते हैं। 1. ऑक्सिन्स। ऑक्सिन्स की खोज सन 1880 ईस्वी में डार्विन ने की थी। यह पौधे की वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है। इसका निर्माण पौधे के ऊपरी हिस्सों में होता है। इसके प्रमुख कार्य हैं। 1. इसके कारण पौधों में शीर्ष की प्रमुखता हो जाती है और पार्श्वीय कक्षीय कलिकलाओं की वृद्धि रुक जाती है। 2. यह पत्तियों का विलयन रोकता है। 3. यह खरपतवार को नष्ट कर देता है। 4. इसके द्वारा अनिषेक फल प्राप्त किए जाते हैं। 5. यह फसलों को गिरने से बचाता है। 2. जिब्रेलिन्स। इसकी खोज जापानी वैज्ञानिक कुरोसावा ने 1926 ईस्वी में की थी। यह बौने पौधे को लंबा कर देता है। यह फूल बनने में मदद करता है। यह बीजों की प्रसुप्ति भंग कर उनको अंकुरित होने के लिए प्रेरित करते हैं। ये काष्ठिकीय पौधों में एखा कैम्बियम की सक्रियता को बढ़ाते हैं। इसके छिड़काव द्वारा बृहत आकार के फल तथा फूलों का उत्पादन किया जा सकता है। 3. साइटोकाइनिन्स। इसकी खोज मिलर ने 1955 ईस्वी में की थी, परंतु इसका नामकरण लिथाम ने किया। यह प्राकृतिक रूप से ऑक्सीजन के साथ मिलकर काम करते हैं। यह ऑक्सिन्स की उपस्थिति में कोशिका विभाजन और विकास में मदद करता है। यह जीर्णता को रोकता है। यह RNA एवं प्रोटीन बनाने में सहायक है। 4. एब्सिसिक एसिड। इस हार्मोन की खोज पहले 1961 से 65 ईस्वी में कांस एवं एडिकोट तथा बाद में वेरिंग ने की। यह वृद्धि रोधक हार्मोन है। यह बीजों को सुषुप्तावस्था में रखता है। यह पत्तियों के विलंघन में मुख्य भूमिका निभाता है। यह पुष्पन में बाधक होता है। 5. एथिलीन। यह एकमात्र ऐसा हार्मोन है जो गैसीय रूप में पाया जाता है। हार्मोन के रूप में इसे बर्ग ने 1962 ईस्वी में प्रमाणित किया। यह फलों को पकाने में सहायता करता है। यह मादा पुष्पों की संख्या को वृद्धि करता है। यह पत्तियों, पुष्पों व फलों के विलगन को प्रेरित करता है। 6. फ्लोरिजेंस। यह पत्ती में बनते हैं लेकिन फूलों के खिलने में मदद करते हैं, इसीलिए इन्हें फूल खिलाने वाले हार्मोन भी कहते हैं। 7. ट्राउमेटिन। यह एक प्रकार का डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल है। इसका निर्माण घायल कोशिका में होता है, जिससे पौधे के जख्म भर जाते हैं। पेज 389। 6. पादप रोग, प्लांट डिजीजेस। 1. विषाणु जनित रोग, वायरल डिजीजेस। फर्स्ट, तंबाकू का मोज़ेक रोग। इस रोग में पत्तियां सिकुड़ जाती हैं तथा चोटी हो जाती हैं। पत्तियों का क्लोरोफिल नष्ट हो जाता है। इस रोग का कारक टोबैको मैजिक वायरस है। नियंत्रण: रोग से प्रभावित पौधों को इकट्ठा कर जला देना चाहिए। 2. पोटैटो मोज़ेक। यह रोग पोटैटो वायरस X से होता है। इसमें पत्तियों में चितकबरापन तथा बोनापन के लक्षण प्रदर्शित होते हैं। 3. बंकी टॉफ ऑफ बनाना। यह रोग बनाना वायरस 1 द्वारा होता है। इस रोग में पौधे बोने तथा सभी पत्तियां शिखा पर गुलाबवत एकत्रित हो जाती हैं। 4. रंग परिवर्तन, कलर चेंज। हरिमाहीनता एक विषाणु जनित रोग है। इस रोग में पूरी पत्ती का रंग पीला, सफेद या मोज़ेक पैटर्न का हो जाता है।
वेन क्लियरिंग में शिराएं पीली व अन्य भाग हरे तथा वेन बैंडिंग में शिराएं हरी व अन्य भाग में हरी महीनता होती हैं। 2. जीवाणु जनित रोग बैक्टीरियल डिजीजेस। फर्स्ट, आलू का शिथिल रोग विल्ट डिजीजेस ऑफ पोटैटो। इसको रिंग रोग के नाम से भी जानते हैं क्योंकि जाइलम का भूरा रिंग बन जाता है। इस रोग का कारक स्यूडोमोनास सोलेनेसेरियम नामक जीवाणु है। इस रोग में पौधे का संवहन तंत्र प्रभावित होता है। सेकंड, ब्लैक आर्म ऑफ कॉटन। इस रोग का कारक जैंथोमोनास नामक जीवाणु है। इस रोग में पत्ती पर छोटी सी जलाद्र संरचना भूरा रंग हो जाती है। थर्ड, धान का अंगमारी रोग बैक्टीरियल ब्लाइट ऑफ राइस। यह रोग जैंथोमोनास ओराइजी नामक जीवाणु से होता है। इसमें पत्तियों की एक या दोनों सतहों पर पीला हरा सपाट दिखाई देता है। फोर्थ, साइट्रस कैंसर। इस रोग का कारक जैंथोमोनास सिट्री नामक जीवाणु है। इसकी उत्पत्ति चीन में हुई थी। नींबू के पत्तियों, शाखाएं, फल सभी इस रोग से प्रभावित होते हैं। फिफ्थ, गेहूं का टुंडू रोग टुंडू डिजीज ऑफ व्हीट। इस रोग का कारक कोरिनोबैक्टीरियम ट्रिटिकी नामक जीवाणु तथा एंजुइना ट्रिटिकी नामक नेमेटोड है। इस रोग में पत्तियों के नीचे का भाग मुरझाकर मुड़ जाता है। 3. तत्वों की कमी से उत्पन्न रोग पौधों में तत्वों की कमी से उत्पन्न रोग लक्षण आम एवं बैंगन में लिटिल लीफ। किस तत्व की कमी से? जस्ता। नींबू में डाइबैक तांबा, नींबू में लिटिल लीफ तांबा, फूल गोभी में ब्राउनिंग नाइट्रोजन, मटर में मार्श रोग मैंगनीज, आलू का ब्लैक हर्ट रोग भंडारण में O2 की कमी, धान में खैरा रोग जस्ता, लीची में पत्ती जलना पोटेशियम, आंवले में निक्रोसिस बोरिन, शलजम में वाटाकोर मैंगनीज, फूल गोभी में ब्राउनिंग बोरोन, गाजर में कोटर स्पॉट कैल्शियम, मक्का में व्हाइट बर्ड जस्ता, चुकंदर में हट रॉट बोरोन। पेज 390। वनस्पति शास्त्र से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। सबसे बड़ा आवृत बीजी वृक्ष। उदाहरण एवं विवरण। यूकेलिप्टस। संसार में सबसे लंबा वृक्ष। सिकोया। यह एक नग्न बीजी है। इसकी ऊंचाई 120 मीटर है। इसे कोस्ट रेडवुड ऑफ कैलिफोर्निया भी कहते हैं। सबसे छोटा आकार में आवृत बीजी पौधा लैमना। यह जलीय आवृत बीजी है जो भारत में भी पाया जाता है। सबसे बड़ी पत्ती वाला पौधा विक्टोरिया रिजिया। यह भारत में बंगाल में पाया जाने वाला जलीय पादप है। सबसे बड़ा फल लोडोसिया। इसे डबल कोकोनट भी कहते हैं। यह केरल में पाया जाता है। सबसे छोटा टेरिडोफाइटा एजोला। यह एक जलीय पादप है। सबसे छोटा बीज आर्किड। सबसे छोटा पुष्प वोल्फिया। इसका व्यास 0.1 मिलीमीटर का होता है। सबसे बड़ा पुष्प रैफ्लेशिया और नोल्डाई। व्यास 1 मीटर तथा भार लगभग 8 किलोग्राम हो सकता है। यह व्हाइटिश की जड़ पर परजीवी है। सबसे छोटा आवृत बीजी परजीवी आर्सिथोबियम। यह एक द्विबीजपत्री है जो नग्न बीजियों के तने पर पूर्ण परजीवी है। सबसे बड़ा नर युग्म साइकस। यह एक नग्न बीजी पादप है। सबसे बड़ा बीजांड साइकस। जीवित जीवाश्म साइकस। सबसे छोटे गुणसूत्र शैवाल में। सबसे लंबे गुणसूत्र ट्राइलियम में। सबसे ज्यादा गुणसूत्र वाला पौधा ऑफ्लियोग्लोसम फर्म, जिसके डिप्लॉयड कोशिका में 1266 गुणसूत्र होते हैं। सबसे कम गुणसूत्र वाला पादप हैप्लोपोपस ग्रेसिलिस। सबसे छोटा नग्न बीजी पादप जैमिया पिग्मिया। सबसे भारी काष्ठ वाला पौधा हार्डविचिया बाइनेका। सबसे हल्की काष्ठ वाला पौधा ओक्रोमा लेगोपस। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा गैलिसेप्टिकम। टेनिस गेंद जैसा फल केंथ। जंगल की आग ढाक। कॉफी देने वाला पौधा कोफिया अरेबिका। इसमें कैफीन होती है। कोको देने वाला पौधा थियोब्रोमा केको। इसमें थियोब्रोमीन व कैफीन होती है। अफीम देने वाला पौधा पोपी
इसमें मोपिन होती है। नोट: सामान्य प्रयोग में आने वाला मसाला लौंग फूल की कली से प्राप्त होती है। पेज 391।